गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में आप सभी का स्वागत है। आज 9 तारीख को हम लोग परिसर अध्ययन 1 संचार तथा प्रसार माध्यम ये पाठ पढ़ेंगे। संचार तथा प्रसार माध्यम में आज हम लोग पाठ क्रमांक 15 संचार और प्रसार माध्यम। तो बच्चों, आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, संचार का अर्थ होता है एक दूसरे से एक या अधिक व्यक्ति जब अपने विचार, अपनी भावनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं और जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं उसे हम संचार करते हैं। जैसे संचार और प्रसार माध्यम के यहाँ साधन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे लेटर्स है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, ये मोबाइल, न्यूज़पेपर, बुक्स दिया है, जीमेल, देन मोबाइल, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी, ये सभी संचार और प्रसार के माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं संचार का अर्थ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संचार करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्थक चिन्ह, संकेत, जो संकेत देते हैं, जैसे हम लोग अब एक दूसरे से जब हाव भाव से जब हम बात करते हैं, गुस्सा होना, बात करना, बात किस तरीके से करते हैं, ये सभी विचारों का जो अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं इसे हम संचार करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी वगैरह का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, इसे हम संचार करते हैं। संचार का अर्थ अगर हम आसान भाषा में बोला जाए तो विचारों का जो आदान प्रदान करने के लिए जो हम साधन उपयोग करते हैं, जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं, हम उसे संचार कहेंगे। ये हो गई बच्चों संचार का अर्थ। बताओ तो हम दूरदर्शन पर अनेक चैनलों के कार्यक्रम देखते हैं। दूरदर्शन पर कहाँ से आते हैं? आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चे दूरदर्शन टेलीविजन देख रहे हैं, उसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, वह प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? दूसरा सवाल है आके, मोबाइल पर हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, हमारा संभाषण दूसरे व्यक्ति के साथ मोबाइल पर कैसा होता है? जब हम मोबाइल पर हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हमारा जो संभाषण है वह दूसरे व्यक्ति के साथ मोबाइल में कैसे होता रहता है, हमारे को आवाज कैसे आती रहती है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जब हम दूरदर्शन या मोबाइल पे जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, दूरदर्शन पर हम चित्र देखते हैं, इसका जो टेलीकास्ट होता है किस तरीके से होता है? कृत्रिम उपग्रह से होता है, जिसे हम सैटेलाइट के रूप में जानते हैं। सैटेलाइट का अर्थ हम समझेंगे अभी। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जैसे सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट जो होता है यह एक उपग्रह है। सैटेलाइट का अर्थ होता है उपग्रह। ये उपग्रह हमारी पृथ्वी के आसपास चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए यह उपग्रह अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं। अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अक्ष पर घूमती है उसी तरह से यह उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक एक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। 700 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब 1957 में सबसे पहले अंतरिक्ष में यह कृत्रिम उपग्रह रूस ने भेजा था। अभी कृत्रिम उपग्रह हमारे भारत में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को रूस से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारत के इस कृत्रिम उपग्रह का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। मतलब भारत ने सबसे पहले अंतरिक्ष में जो कृत्रिम उपग्रह भेजा वो कब भेजा था? 19 अप्रैल 1975 को, और उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट।
अब इस आर्यभट्ट की हम जानकारी लेंगे आगे। उपग्रह आर्यभट्ट का भार 3560 किलोग्राम है। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और 93.41 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। आर्यभट्ट उपग्रह के 26 मुख है, मतलब द्वार है, जिन पर 18,500 और भी सील लगाए गए हैं। मतलब जो हम दूरदर्शन, मोबाइल, जो भी ये साधन है, इन साधनों का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों से होता है, सैटेलाइट से होता है, जो हमें टेलीकास्ट जब होता है वह लाइव। अब एक हमारे सामने ये एक उदाहरण है, जो हम लोग अभी ये पाठ पढ़ रहे हैं, जो कोरोना के आपत्ति में हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लास लेते समय हम लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम हो गया, जिसमें हम लोग ऑनलाइन अभी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं लाइव। ये लाइव हो कैसा रहा है? कृत्रिम उपग्रह की वजह से हो रहा है कि कृत्रिम उपग्रह जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब जो हमें जब नेटवर्किंग मिल रही है वो कृत्रिम उपग्रहों से मिल रही है और हम अपने अभ्यास कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से दूरदर्शन पर जो टेलीविजन टेलीकास्ट होते हैं, यह कृत्रिम उपग्रहों के वजह से होते हैं, और जो हमारे संभाषण मोबाइल पर होते हैं, यह भी कृत्रिम उपग्रहों की वजह से होते हैं। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं संदेश वहन। पहले प्रकरण में हमने अंतरिक्ष प्रक्षेपण तथा कृत्रिम उपग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त की, जो हमने पहला पाठ पढ़ा था। पहले पाठ में अंतरिक्ष की जानकारी ली है, सौरमंडल की, सौरमंडल में ग्रह होते हैं, कैसे उपग्रह होते हैं, ये सभी जानकारी हमने लिया। आधुनिक प्रणाली से किए जाने वाले संचार में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जो हमारा आधुनिक युग है, अभी नया युग है, नए युग में कृत्रिम उपग्रहों का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें मैंने अभी बताया। ये संदेश अत्यंत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, बहुत ही कम समय में। जैसे हमने इधर हेलो बोला तो उधर में हेलो आवाज आती है, तो मतलब बहुत कम समय में तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। उदाहरण, विश्व के किसी भी भाग में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम दूरदर्शन पर देख सकते हैं। उदाहरण, फुटबॉल, क्रिकेट मैच। जो फुटबॉल क्रिकेट मैच के जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं विश्व में, हम लोग उसको सीधा प्रसारण उसका हम अपने देख सकते हैं। किसके माध्यम से? केवल जो सैटेलाइट है, कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह है, उसके माध्यम से हम लोग लाइव देख सकते हैं। आगे है, मोबाइल द्वारा हम दूसरे देश के व्यक्ति के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम अपने अध्ययन अध्यापन की क्रियाएं कर रहे हैं, ये सभी किसकी वजह से संभव हुआ है? कृत्रिम उपग्रहों की वजह से हुआ है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री रेडियो से सभी देशवासियों के लिए एक ही समय पर भाषण संदेश दे सकते हैं। एक ही समय पर, जैसे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का मन की बात आता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जो भी आता है, जैसे यह जो भाषण है, संदेश हम रेडियो के माध्यम से लाइव सारे देश में हम एक साथ सुन सकते हैं, जो कि संदेश का वहन कृत्रिम उपग्रहों की वजह से होता है। जैसे बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है, यह कृत्रिम उपग्रह का चित्र है और ये रॉकेट का चित्र है। कृत्रिम उपग्रह कैसे? ये मानव रहित होता है। आगे आपको बता दूं कि कृत्रिम उपग्रह की हमने जानकारी लिया। अब कृत्रिम उपग्रह कैसे भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, ग्रहों के, पृथ्वी ग्रह के पास हमारे, रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपण करके कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। उनका उपयोग संचार संदेश वहन के लिए किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये रॉकेट के माध्यम से यह कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है और इस तरीके से वह अंतरिक्ष में हमारे पृथ्वी के ग्रह के आसपास घूमता है, जो संदेश वहन के लिए हमें काम आता है। आगे क्या तुम जानते हो? इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, यह हमारे भारत की उपग्रह प्रणाली है, जिसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट कहते हैं। भारत में संचार संदेश वहन के लिए कृत्रिम उपग्रहों का सहारा लिया जाता है।
ये उपग्रह इनसेट मतलब वही जो मैंने अभी बताया इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को यह याद रखना बच्चों कि इनसेट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। संचार संदेश वहन के लिए इनसेट का उपयोग किया जाता है हमारे देश में। बताओ तो जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ऊपर चित्रों का निरीक्षण करो। चित्रों में दर्शाए गए चेहरों से तुम्हें जिन भावों की जानकारी होती है उन्हें संबंधित चेहरों के नीचे बनी चौखट में लिखना है। जैसे ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये खुशी का चित्र दिख रहा है, यह गुस्से में है, यह उदास है, आगे यह डरी हुई है। यह आपको चेहरों के नीचे लिखना है चौखट में यहाँ पर। चेहरे का भाव देखकर हम उस व्यक्ति की भावना समझ जाते हैं, अर्थात चेहरे के भाव तथा अन्य हाव भावों से हम तक संदेश पहुंचता है। जैसे मैंने आपको पहले पाठ शुरुआत करने से पहले मैंने बताया था कि संचार संदेश वहन करने के लिए हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपनी भावनाओं को अपने चेहरे के हाव भाव से एक दूसरे तक संदेश पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर हमने अपने अपनी कक्षा में ही हमने देखा है कि कोई बच्चा अगर कोई खुश है तो वह खुशी का एक संदेश दे रहा है, गुस्से का संदेश देता होता है, और उदास का, डरावने का, यह हमें संदेश पहुंचता है। संचार द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचना का आदान प्रदान करने का अर्थ संचार है। मतलब संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचना का प्रसारण भी संचार का ही एक भाग है। सूचना का जो प्रसारण है, हम अपनी जैसे सूचनाएं देते हैं तो यह एक संचार का भाग है। सूचना का उपयोग ज्ञान निर्मित के लिए होता है। सूचना का जो उपयोग होता है अपने ज्ञान को बढ़ावा देना, ज्ञान की निर्मित करने के लिए होता है। तो यह बच्चों आपको इस तरीके से संचार का अर्थ समझ में आया होगा कि अपने भावों को प्रकट करने से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसे हम संचार कहते हैं। आगे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, बताओ तो। संलग्न पृष्ठ के चित्रों का निरीक्षण करना है हमें। तो सबसे पहले आपको जो ये चित्र दिखा रहे हैं यहाँ दिखेंगे आप लोग, कैमरामैन और जो संवाददाता है यह कोई न्यूज दे रहे हैं। यह न्यूज हमें कैसे पहुंचती है, संदेश वहन संचार कैसे होता है, ये हम समझेंगे। देखो ये जो जो लाइव हो रहा है यहाँ पर, यह कहाँ गया, इस नेटवर्क में गया। मतलब यह जो लाइव चैनल जो संवाददाता जो न्यूज दिखा रहे हैं यह इस नेटवर्क के माध्यम से सैटेलाइट तक पहुंचता है। ये सैटेलाइट दिख रहा है, जैसे हमने कृत्रिम उपग्रह की जानकारी लिया कि कृत्रिम उपग्रह हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है प्रक्षेपण करने के लिए, और यह प्रक्षेपण सीधे हमारे टीवी तक पहुंचता है। घर घर में जो हम टीवी होती है, मोबाइल्स होते हैं, इस पर यह प्रक्षेपण होता है। तो प्रक्षेपण किस तरीके से होता है संदेश वहन, आपको समझ में आ रहा होगा इस चित्र से कि जो भी हम लोग धरती पर जो न्यूज होती है, जो कार्य होता है, उसे लाइव प्रसारण करने के लिए ये नेटवर्क की एक डिश से डायरेक्ट कहा जाता है सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट के माध्यम से हम सभी समाचारों को लाइव अपने टीवी पर, दूरदर्शन पर देख सकते हैं। उसके अलावा ये न्यूज़पेपर जो है यह संचार और संदेश वहन के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जो सैटेलाइट का उपयोग उसमें नहीं होता, जो हमारे लिखित है, लिखित प्रमाण है। यह रेडियो है, रेडियो से संचार का एक साधन है। तो आगे चित्रों में कौन कौन से प्रसार माध्यमों का उपयोग किया गया है उसे चौखट में यहाँ लिखना है। कौन कौन से प्रसार माध्यमों का उपयोग हुआ, सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, दूरदर्शन का उपयोग हो रहा है, रेडियो का उपयोग हो रहा है, समाचार पत्र का उपयोग हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर लिखना है। समाचार पत्रों द्वारा हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। अभी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं
जो अ, हमें घर में मिलता है। समाचार पत्रों से हमें कौन-कौन सी जानकारी मिलती है? पहले यहाँ लिखा है शैक्षिक शिक्षा के बारे में, हमें शिक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ समाचार पत्रों से मिलती है। उसके अलावा कौन सी जानकारी मिलती है? धार्मिक जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, सार्वजनिक जानकारी मिलती है, देश की जानकारी मिलती है। तो यह सारी जानकारी आपको जो समाचार पत्रों से मिलती है, यहाँ आपको इस तरीके से यहाँ अंकन करना है। आगे प्रसार माध्यमों की रचनात्मक प्रभाव। अब जो प्रसार माध्यम है, जैसे हम लोगों ने अभी तक ही समझा कि संचार प्रसार कैसे होता है, कृत्रिम उपग्रहों की वजह से होता है। कृत्रिम उपग्रहों से हम लोग लाइव चैनल देख सकते हैं, सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संचार का अर्थ समझा। अब इनके जो रचनात्मक प्रभाव है हमारे जीवन में, इसके जो लाभ होते हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पहला यहाँ लिखा है, देखिए, दूरस्थ व्यक्तियों के साथ सहजता से संपर्क किया जा सकता है। दूरस्थ व्यक्ति मतलब जो हमसे दूर है, मतलब एक देश से दूसरे देश में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूर व्यक्ति है, हम उसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। आगे सूचना प्राप्त करने तथा देने में लगने वाले समय तथा श्रम की बचत होती है। सूचना प्राप्त करने के लिए अभी यहाँ से हम लोग 1000 किलोमीटर दूरी पर अगर किसी सूचना देना है तो हम ना पैदल जा सकते हैं, तो उससे सूचना समय पर प्राप्त होगी क्या? नहीं होगी। तो हम टेलीफोन मोबाइल्स का उपयोग करके आज के आधुनिक युग में इसका उपयोग करके संचार के माध्यमों का उपयोग करेंगे तो हमारे समय की भी बचत होगी और मेहनत श्रम की भी बचत होगी। आगे पर्यावरण, स्त्री पुरुष समानता, स्वच्छता आदि के प्रति जागरूकता बढ़ने में सहायता मिलती है। अभी पर्यावरण से संबंधित जो हमें जानकारी देना है तो यह हम लोग आसानी से दे सकते हैं संचार के माध्यमों से। स्त्री पुरुष समानता जो मूल्य है, इस मूल्य को जागृत करने के लिए हम लोग संचार साधनों का उपयोग कर सकते हैं। स्वच्छता आदि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए यह एक प्रभावी माध्यम है, प्रसार माध्यम। आगे तूफान, सुनामी, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के विषय में पूर्व अनुमान हो सकता है। जैसे हमें टीवी पर हम देखते हैं कि मौसम की जानकारी हमें प्राप्त होती है, बाढ़ आने वाली है या तूफान होने वाला है, समुद्र की लहरें, सुनामी कैसे होती है, कब हुई, यह जो अनुमान होता है, एक अंदाज, यह अंदाज हम लोग उस सैटेलाइट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज की अच्छी घटनाओं तथा परिस्थितियों के विषय में जागरूकता उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षा हमें जैसे शिक्षा का तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने ही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तथा समाज की अच्छी घटनाओं तथा परिस्थितियों के विषय में जागरूकता उत्पन्न हो सकती है इन संचार माध्यमों की वजह से। आगे है लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग मिलता है। मतलब संचार साधनों से हमें यह सभी योजनाओं की जानकारी होती है। मोबाइल पर हमें जानकारी आ जाती है कि नई सरकारी योजनाएं क्या शुरू हुई है, हम लोग उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह हमें जानकारी मिलती है। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भोजन से संबंधित जानकारी, वस्त्रों से संबंधित जानकारी, निवास के बारे में एडवर्टाइजमेंट जो आती है, यहाँ हमें जानकारी संचार माध्यम से जल्द कम समय में प्राप्त हो सकती है। इससे हमारे जीवन शैली में सुधार होता है। मतलब एक संचार और प्रसार माध्यम से हमें जो जानकारी तुरंत जो प्राप्त होती है, तो हमारा जो जीवन शैली है, हमारा रहन सहन, वह सुधार होने लगता है। आगे है प्रसार माध्यमों के कारण व्यापार, उद्योग धंधों में वृद्धि होती है। जो प्रसार माध्यमों के कारण हमारा जो व्यापार होता है, जो हमारे उद्योग धंधे, व्यापार से संबंधित हमें जानकारी मिलेगी तो उसको और बढ़ावा मिलेगा, उद्योग धंधों में वृद्धि होगी, आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बहुत आसानी होगी, सहजता से किया जा सकता है। किन साधनों से? प्रसार माध्यमों के साधनों से, प्रसार माध्यमों से यह हमें जानकारी प्राप्त होगी तो हम इसका पूरा लाभ जल्दी से जल्दी समय और श्रम की बचत करके हम प्राप्त
कर सकते हैं। इस तरीके से यह प्रसार माध्यमों के रचनात्मक प्रभाव है, लाभ हो गए। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रसार माध्यमों के हानिकारक प्रभाव। अब विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, ऐसा निबंध हम लोग लिखते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट के अगर लाभ होते हैं तो उसकी कुछ हानि भी होती है। तो प्रसार माध्यम की हानिकारक हम प्रभाव पढ़ेंगे। पहला लिखा है, दूरदर्शन, संगणक तथा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से हमारी आंखें, पीठ तथा कान की बीमारियां होती है। मतलब दूरदर्शन पर हम लोग अगर अधिकतर अगर ऐसे बैठे रहेंगे, संगणक का अधिक से अधिक उपयोग करते रहेंगे, मोबाइल का उपयोग ज्यादा करेंगे, तो हमारी आंखें, पीठ, कान की बीमारियां हो सकती है। मनोविकार, स्ट्रेस, अकेलापन बढ़ना आदि शिकायतों की भी संभावना रहती है। तो मतलब इसका उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। दूरदर्शन चैनल तथा इंटरनेट द्वारा अनेक प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, परंतु जानकारी का दुरुपयोग करके समाज की शांति तथा स्वास्थ्य बिगाड़ने की घटनाएं भी घटित होती है। दूरदर्शन और इंटरनेट यह हमारे आधुनिक युग का तो एक भाग हो गया है, लेकिन इसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो समाज की शांति भंग हो सकती है, स्वास्थ्य हमारा बिगड़ सकता है। यह घटनाएं भी हमारे सामने घटती है, इसलिए सीमित मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए। आगे, प्रसार माध्यमों के विभिन्न कार्यक्रम देखने में समय नष्ट करने से मैदानी खेल तथा शारीरिक क्षमता की अपेक्षा होती है। अगर हम दिन भर अगर मोबाइल या टेलीविजन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो कसरत नहीं हो पाएगी, हम मैदानी खेल नहीं खेल सकते, शारीरिक क्षमता, बॉडी स्टेमिना, इम्यूनिटी पावर हमारा कम हो जाएगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। इसका बुरा प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए हमें सीमित मात्रा में इन प्रसार माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। आगे अब क्या करना चाहिए? बच्चों, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला आमोद विद्यालय से घर आते ही हमेशा संगणक पर भिन्न भिन्न संकेत स्थल, मतलब जो साइट होती है, वेबसाइट दिखता है। टीवी के मनपसंद कार्यक्रम भी देखने से नहीं चूकता। माँ के मोबाइल पर गेम खेलता है, हमेशा घर में बैठा रहता है। इन दिनों उसे भूख कम लगती है, नींद भी बहुत आती है, उसका वजन भी बहुत बढ़ गया है। जैसे आपको यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो आमोद है यह दिन भर हमेशा दूरदर्शन टेलीविजन के सामने बैठा रहता है और संगणक पर मतलब दूरदर्शन पर देखने से वह वो एकदम व्यस्त हो गया है उसमें। तो माँ बहुत चिंतित है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? उसको भूख भी कम लग रही है, नींद भी बहुत आती है, काम नहीं कर पा रहा है व्यवस्थित, वजन बढ़ गया है। तो जैसे हम लोगों ने हानिकारक प्रभाव पढ़ा, तो हानिकारक प्रभाव में दूरदर्शन, संगणक का ज्यादा उपयोग करने से हमें यह तकलीफें हो सकती है। इसलिए हमें इस आमोद को क्या करना चाहिए? सीमित मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए, अपनी शारीरिक क्षमता भी बढ़ाना चाहिए। इसे सदैव ध्यान में रखो। संचार तथा सूचना प्रसारण के साधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इन साधनों का अत्यधिक उपयोग ना हो। जैसे मैंने अभी बताया कि संचार तथा सूचना प्रसारण का हमें सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन शैली में हो सकता है। तो इस तरीके से हानिकारक प्रभाव पड़े हमने अभी पढ़े बच्चों। आगे देखेंगे हमने क्या सीखा। दृक्श्राव्य संचार, दूरभाष अथवा मोबाइल पर दूसरों के साथ बातचीत करते समय हम एक दूसरों को देख नहीं सकते। सूचना प्रसारण की नई तकनीक के कारण मोबाइल पर अब यह संभव हो गया है। इस कारण दूसरे व्यक्ति के साथ संभाषण करते समय हम उसे देख सकते हैं। दृक्श्राव्य साधन मतलब दूरभाष, दूरध्वनि से मोबाइल से हम जब बात करते थे पहले, तब हम उस व्यक्ति को दिख नहीं सकते थे, लेकिन आज के युग में हम लोग वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, एक दूसरे को देखकर हम लोग बात कर सकते हैं। एक
दूसरे व्यक्ति के साथ संभाषण करते समय हम उसे देख सकते हैं, लाइव उससे हम बात कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसके हाव भाव समझ सकते हैं और उससे जुड़े रह सकते हैं। हमने क्या सीखा इसमें? संचार साधनों का परिचय। संचार के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तकनीक प्रणाली, जो कैसी कौन सी प्रणाली है, इनसेट की प्रणाली, जो हमने अभी समझा कि इनसेट की प्रणाली किस तरीके से हमारे संचार साधनों के लिए उपयोग होती है। प्रसार माध्यमों के हमने इसे पढ़ा कि किस तरीके से प्रसार माध्यम होते हैं, प्रसार माध्यम से लाभ कौन सी है, हानि कौन सी होती है, उसके प्रभाव दुष्परिणाम किस तरीके से होते हैं, उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये हमने जानकारी इस पाठ में लिए है। अब आपको बच्चों जो में एक टीवी का चित्र दिखाई दे रहा है, इनका नाम है रंजीत सिंह डिसले। कुछ ही दिनों पहले इन्हें ग्लोबल टीचर मिला। तो मैं यहाँ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग संचार का प्रसार माध्यम ये लोग पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ को पढ़ते समय आपको ये नीचे में क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। क्यूआर कोड जो हम लोग किताबों में, हमारी किताबों में होता है, यह क्यूआर कोड से हम लोग स्कैनर से स्कैन करते हैं तो हमें सारी जानकारी उस घटक के बारे में, पाठ के बारे में हमें प्राप्त होती है। तो यह जो रंजीत सिंह डिसले सर है, इन्होंने यह क्यूआर कोड पुस्तकों में लाया, नए नए घटक, उसके वीडियोस, उस पाठ से संबंधित सारी जानकारी संग्रहित की और कुल 140 देशों में से इन्हें यह पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे भारत के लिए सराहनीय है, गर्वपूर्ण बात है। तो आप लोगों को भी इस तरीके से यह क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड का उपयोग करना है और क्यूआर कोड के उपयोग से उस पाठ की जानकारी प्राप्त करना है कि किस तरीके से वह घटक की जो वो घटक है, सारी जानकारियां है संचार प्रसार माध्यमों की, तो वो हमें प्राप्त करते रहना है। तो इस तरीके से हमने यह पाठ जो है प्रसार माध्यम पढ़ा। अब उसके आगे हम देखेंगे स्वाध्याय, प्रसार माध्यमों के शैक्षिक उपयोग। अब प्रसार माध्यमों के शैक्षणिक उपयोग कौन कौन से, शिक्षा से संबंधित कौन कौन से उपयोग है, हमें लिखना है। प्रसार माध्यम के शैक्षिक उपयोग जैसे हमें अध्ययन अध्यापन के लिए हो रहा है, वीडियो कॉल के लिए हो रहा है, हम अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जैसे हमारे बीएमसी यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है 5th स्टैंडर्ड का, वह हम लोग जानकारी लाइव अभी हम देख सकते हैं। यह उसके सारे शैक्षिक उपयोग हो गए। निबंध की जानकारी लेना है, अपनी कक्षा की वर्ग सजावट, वृक्षारोपण, विविध उपक्रमों के उपयोग के लिए प्रसार माध्यमों का उपयोग शैक्षिक उपयोग के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल है आगे, दूरभाष दूरध्वनि के उपयोग के पहले संदेश भेजने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता था? अभी हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि हिंदी में है भाषा में अनोखा यात्री, जो कविता थी अनोखा यात्री में डाकघर के बारे में बताया गया है। तो दूरध्वनि के पहले एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश पहुंचाने के लिए लेटर्स का उपयोग किया जाता, चिट्ठी का उपयोग किया जाता था। आगे है तीसरा सवाल, संगणक के कारण तुम्हारे जीवन में कौन सा परिवर्तन होगा? संगणक के कारण हमारे जीवन में, आपके जीवन में कौन सा परिणाम हुआ है, परिवर्तन हुआ है? आपकी जीवन शैली में कैसे सुधार हुआ है? आपकी अध्ययन पढ़ाई में क्या सुधार हुआ है? यह सारी जानकारी आपको लिखना है। सार्वजनिक जानकारी, अपने घर काम की जानकारी, यह सभी परिवर्तन आपको इस तीसरे सवाल में लिखना है। आगे आपको बच्चों यहाँ उपक्रम दिया है, दूरदर्शन सेट पर भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से तुम्हें जो जो जानकारी मिलती है उसे नीचे दिए अनुसार तालिका बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यह तालिका लिखी है, पहला दिया है अनुक्रमांक, उसके बाद में दिया है चैनल का नाम, कार्यक्रम का नाम और उसका उपयोग,
ऐसे दूरदर्शन पर हमें बहुत सारे चैनल्स हमें शैक्षणिक चैनल हमें दिखने मिलते हैं, जैसे नेशनल जियोग्राफी है, डिस्कवरी है, ज्ञान दर्शन। यह इनके यहाँ नाम लिखना है, चैनल का नाम डिस्कवरी चैनल लिख दिए, फिर कार्यक्रम का नाम लिख दिए, वर्ल्ड वाइड जो भी आता है उसका उपयोग हमें क्या होता है, प्राणियों की जानकारी प्राप्त होती है और क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसके जो उपयोग है वह हमें लिखना है और यह उपक्रम कंप्लीट करना है। देखो आपको जो आपकी जो परिसर अध्ययन की किताब है उसमें पेज नंबर 76 पर यह क्यूआर कोड दिखाया गया है। इस क्यूआर कोड प्रसार और प्रसार संचार माध्यम के लिए एक उपयोगी साधन है। इसे सभी बच्चों ने इसका उपयोग करना है और अपनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने संचार व प्रसार माध्यम यह पाठ पढ़ा। संचार तथा प्रसार माध्यम में जो हमने जानकारी ली है वो आपको समझ में आई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और जो नई जानकारी आपने जो आज सीखा है उसका उपयोग अपने अध्ययन अध्यापन में आप करेंगे और यह स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।